हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। सुबह 10 बजे उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 का भाग 1। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं। तो उसका दूसरा भाग हम कल देखेंगे। आज इसका भाग 1 देखते हैं। तो आपको अब परीक्षावाणी के अगर सिलेबस के बारे में बता दूं जो जो हम कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर 17 तक हम कल तक समाप्त कर चुके हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज 18वां चैप्टर स्टार्ट होगा। और अगर टेस्ट की बात करूँ इन परीक्षावाणी वाले चैप्टरों की, तो चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, कल हमने चैप्टर नंबर 13 का प्रैक्टिस सेट देखा था। आज रात 8 बजे हम आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और अगले दिन जो हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 14 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। बड़े से टेस्ट देखेंगे। पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। खूब मेहनत से बनाए गए हैं, सारे फैक्ट कवर करवाए गए हैं। संपूर्ण परीक्षावाणी कंप्लीट कराई जाएगी। तो चैप्टर नंबर 11 से 17 तक हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18, उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, इसका भाग 1। तो सबसे पहले है इसमें कण्वाश्रम विद्यापीठ। अगर प्राचीन समय में अगर हमारे यहाँ विद्यालयों की बात करें तो कण्वाश्रम विद्यापीठ बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ से पढ़े हुए, ये पौड़ी में स्थित है, और यहाँ से पढ़े हुए महान व्यक्तियों में अगर देखें, महाकवि कालिदास और सम्राट भरत, ऐसी मान्यता है इन्हीं के नाम पे, विक्रमादित्य, सम्राट भरत, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब अगर अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर देखें शिक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो सबसे पहली है हमारी उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, जिसको उत्तराखंड बोर्ड भी कहते हैं। यह रामनगर नैनीताल में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2008। अगला है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, SCERT। जैसे NCERT होता है तो वैसे ही राज्य का है SCERT। और इसका मुख्यालय है नरेंद्र नगर टिहरी में, जिसका गठन हुआ है जनवरी 2002 में। जनवरी 2002 में। आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है, NCERT, इसका स्थापना वर्ष बताइए हमें। NCERT, जिसकी किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ने के लिए सभी रिकमेंड करते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, हायर एजुकेशन के लिए भी एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय, ये हमारा हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये हमारे श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत शिक्षा परिषद, ये हमारे देहरादून में स्थित है। संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून में। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में। SCERT नरेंद्र नगर में। SCERT नरेंद्र नगर। और उत्तराखंड बोर्ड रामनगर। सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करने हैं। अब देखते हैं कुछ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और प्रमुख योजनाएं। तो सबसे पहली योजना है स्कूल चलो अभियान, जिसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2001 से। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल भी भेजना है, उसकी मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन तो हो वो पढ़ लिख ज़रूर सकें। इसमें कोशिश यही की जाएगी। स्कूल चलो अभियान, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001, डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण योजना है विशेष छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप योजना। पूर्व सैनिकों के बच्चे यदि 80% अंक प्राप्त करें तो उन्हें यह स्पेशल जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त होगी। यह केवल किन के लिए हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक थे, फॉर्मर हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए है। उनके बच्चे यदि 80% अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर उनके बच्चे हाई स्कूल में 80% प्राप्त करें तो 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इंटर में 80% प्राप्त करें तो 15,000 दिए जाते हैं। और स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 80% प्राप्त करें तो उन्हें 18,000 रुपये वार्षिक, ये ईयरली है, वार्षिक दिया जाता है। अगली योजना है, महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा आचार्य योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें है 1 से 5 तक के बच्चों को फ्री में किताबें दी जाएंगी। शिक्षा आचार्य योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को
निशुल्क पुस्तकें, निशुल्क यहाँ पे गलत लिखा है, निशुल्क ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 2 बिंदु यहाँ पर शुल्क, निशुल्क लिखने का सही तरीका ये है। अगला है काल्प योजना, CALP, कंप्यूटर एडेड, L से लर्निंग प्रोग्राम, काल्प CALP, C से कंप्यूटर, A से एडेड, L से लर्निंग और P से प्रोग्राम। तो इसका उद्देश्य है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों और छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा बहुत आसान बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो हमारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। CALP का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। अगली महत्वपूर्ण योजना है आरोही परियोजना, जिसकी शुरुआत हुई है मई 2002 में। इसका उद्देश्य भी है कंप्यूटर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है इसके तहत भी आरोही परियोजना के दौरान। काल्प योजना में भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या महत्वपूर्ण विद्यालय हैं, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये है। यहाँ पर निशुल्क हॉस्टल या आवासीय व्यवस्था की जाती है। और अगर माना इसमें 100% बच्चे हैं तो 100% में से 50% तो ग्रामीण होने चाहिए और 25% इसमें शहरी होंगे, क्योंकि ग्रामीण बच्चों में समस्या ये रहती है कि उनके माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हो पाते कि वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण बच्चों में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना है। अगर इसमें भी देखें, अगर टोटल गर्ल्स और बॉय को 100% माने तो 50% इसमें गर्ल्स होनी चाहिए और 50% इसमें बॉयज़ होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। टोटल शहरी और ग्रामीण को 100% अगर माने तो 75% ग्रामीण होने चाहिए, तो 25% क्या होंगे, शहरी होंगे। अगर टोटल बच्चों को बॉयज़ और गर्ल्स में बांटे, बालक बालिकाओं में बांटे, तो 50-50% का रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। यानी आधे बच्चे होने चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, आधे लड़के होने चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली योजना है देवभूमि मुस्कान योजना, देवभूमि मुस्कान योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2009 में। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को उत्कृष्ट बेस्ट शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, या उनके माता पिता या उनके गार्जियन जो भी हैं उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए योजना शुरू की गई है। अगला देखें, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर हमसे पूछेंगे तो ये ध्यान रखना, हमने 2009 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? अधिनियम माने एक्ट, एक्ट यानी कानून या लॉ, ये 2009 में आया। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष आया, ये आपने बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया, ये आप लोग ज़रूर बताएं। अगर पता नहीं है तो इसको ढूंढें। अब देखते हैं हायर एजुकेशन के प्रमुख संस्थान, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT कहते हैं इसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखने की कोशिश करी है। सबसे पहला पॉइंट है, यह एशिया और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी। 1854 में इस संस्थान का नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 1949 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1949 में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 1960 में यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का एक विभाग खुला, जो भारत में अब तक का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ सेपरेट भूकंप इंजीनियरिंग विभाग या डिपार्टमेंट ओपन हुआ। अगला है 1986 में मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी पहली बार स्टार्ट हुई, ये भी भारत में पहली बार स्टार्ट है किसी इंस्टीट्यूट में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 1995 में इस विश्वविद्यालय में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ। अब आया ये IIT कब बना, क्या बना,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, 21 सितंबर 2001 को ये जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था या विश्वविद्यालय था, इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। 21 सितंबर 2001, सभी लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। रुड़की विश्वविद्यालय को, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया, जो भारत का 7वां आईआईटी था। जब रुड़की को आईआईटी का दर्जा दिया गया तो ये भारत का 7वां आईआईटी बना। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है जो भारत का फर्स्ट आईआईटी है ये कौन सा है। आईआईटी माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला देखते हैं हमारा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर उधमसिंह नगर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्थापना 17 नवंबर 1960, जिसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन माने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसके पहले कुलपति रहे केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। पूछा गया सवाल है, पंतनगर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। और जो हमारे देश में हरित क्रांति आई थी उसका प्रमुख केंद्र हमारा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखें सभी लोग। यहाँ पर अभी तक अनाज की 215 से अधिक प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। और इसके जो अलग अलग कैंपस हैं, कैंपस मतलब इसी से एफिलिएटेड, इसी से जुड़े हुए, एक भीमताल कैंपस है, एक अल्मोड़ा कैंपस है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। पंतनगर विश्वविद्यालय के 2 अलग कैंपस भी हैं, एक भीमताल में है, एक हमारा अल्मोड़ा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण संस्थान देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित एक प्रकार का ये हमारा विश्वविद्यालय है। इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में संपूर्ण शिक्षण का जितना भी या जितने साल तक आपकी पढ़ाई होगी, इसमें टोटल 6 संकाय होंगे। 6 चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से सिखाई जाएंगी, जिसमें वेद, संस्कृत, दर्शन माने फिलोसॉफी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति माने कल्चर, और योग, इनके बारे में आपको गहन अध्ययन करवाया जाएगा। अब अगर इसकी स्थापना के बारे में अगर हम देखें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है, इसका स्थापना वर्ष सन 1900 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में मैं आपको आधुनिक भारत के पिछले प्रैक्टिस सेट में डिटेल जानकारी दे चुका हूँ। जैसे हमारे दयानंद सरस्वती जी का रियल नेम या वास्तविक नाम मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद करा, वेदों की ओर लौटो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले जो हमारा आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट आए उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया। तो दयानंद सरस्वती के ये परम शिष्य थे, बहुत अच्छे शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी पहले गुजरावाला पंजाब में। लेकिन महत्वपूर्ण डेट 2 मार्च 1902 को ये जो हमारा विद्यालय इन्होंने स्थापित करा था स्वामी श्रद्धानंद जी ने, इसको कांगड़ी हरिद्वार में स्थापित किया गया। इसी वजह से इसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कांगड़ी में बाढ़ आ गई थी। कांगड़ी वाला जो गांव था वो पूरा बह गया बाढ़ की वजह से। तो इस वजह से इन्हें 1924 में अपने विद्यालय को फिर से शिफ्ट करना पड़ा। कनखल और ज्वालापुर के पास ये हरिद्वार में ही एक जगह है, वहाँ इन्होंने अपना ये जो कांगड़ी विश्वविद्यालय है इसको शिफ्ट किया, कनखल ज्वालापुर हरिद्वार के पास में। और महत्वपूर्ण तथ्य आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, 1962 में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1962 में। स्थापना सन 1900 में, 1902 में इसको स्थानांतरित किया गया हरिद्वार में, 1924 में इसका स्थान फिर से बदला गया और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और यहाँ कितने संकाय हैं अगर पूछेंगे तो टोटल यहाँ पर 6 ब्रांचें हैं, 6 ब्रांचें।
वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और योग। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं संगठन, उच्च हायर एजुकेशन से रिलेटेड। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी मतलब वन से रिलेटेड, इसकी स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में हुई। एक जगह है भरसार पौड़ी में। 2015 में इसके नाम पर वीर चंद्र सिंह जोड़ा गया। पहले ये गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय था। 2015 में इस विश्वविद्यालय के नाम पर क्या जोड़ा गया? वीर चंद्र सिंह जोड़ा गया। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीर चंद्र सिंह की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जीवनी किसने लिखी है? अगले महत्वपूर्ण संस्थान पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, कई बार पूछा भी गया इसके बारे में। गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुई। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुई। 1989 1989 में इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। अब आती है महत्वपूर्ण डेट, 15 जनवरी 2009 इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम गढ़वाल विश्वविद्यालय था, इसे 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और वर्तमान समय में भारत में, ये हमारे उत्तराखंड में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है और जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। अब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शायद इनके बारे में भी कुछ पूछ लें। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इसके 3 परिसर थे, यानी 3 कैंपस थे, लेकिन वर्तमान में इसके 2 ही कैंपस है। तो 3 कैंपस कौन कौन से थे? एक बिरला परिसर श्रीनगर वाला, दूसरा डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी वाला, और तीसरा है स्वामी रामतीर्थ बादशाही थौल परिसर टिहरी। वर्तमान में ये ही परिसर अलग हो गया है क्योंकि ये अलग विश्वविद्यालय बन गया, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के वर्तमान में केवल 2 ही क्या हैं? कैंपस हैं। एक बिरला परिसर श्रीनगर वाला, दूसरा गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी वाला, और टिहरी वाला जो इनका कैंपस था वो अब अलग हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हमने देखा था पंतनगर में, ये देखिए पंतनगर में भी तो 2 कैंपस हैं। कितने कैंपस है? 2 कैंपस हैं, एक भीमताल एक अल्मोड़ा है, ये ध्यान रखना है आपने, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए जो भी मैंने आपको बताया था। अगला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। अगस्त 2010 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से अलग हुए टिहरी परिसर, ये देखिए यही वाला है, टिहरी परिसर का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया, लेकिन 2012 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रखा गया श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। श्रीदेव सुमन जी से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हैं। इनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? और जिस दिन उन्हें प्राण त्यागे थे 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, तो इनके निधन के दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं और उत्तराखंड में किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इनके जन्म दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये आपने बताना है। श्रीदेव सुमन, इनका रियल नाम श्रीदत्त बडौनी। अगला है हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, इसकी स्थापना भी 1973 में हुई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हुई? 1973 में हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय तो अब बहुत आगे पहुंच चुका है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 3 परिसर हैं। सबसे पहले नैनीताल में है, एक अल्मोड़ा में है, एक भीमताल में है। अल्मोड़ा, भीमताल और नैनीताल। भीमताल भी नैनीताल वाला हिस्सा हो गया। 3 अलग अलग हैं, एक प्रॉपर नैनीताल में, एक भीमताल में, एक अल्मोड़ा में। ये ध्यान रखना आपने, 3 परिसर। पंतनगर के 2 परिसर, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अब 2 परिसर। अब देखते हैं महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार में है। अब शांति कुंज हरिद्वार जो गायत्री तीर्थ है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना हमारे ये देखिए पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी ने करी। तो ये जो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, इसका रख रखाव भी इन्हीं का ट्रस्ट करता है। हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का ट्रस्ट ही
देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन करता है, रख रखाव करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली यही देखते हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है, 22 मार्च 2002 में इससे संबंधित उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। 11 अप्रैल 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, इसकी विधिवत स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने करी और इसका संचालन करते हैं हमारे गायत्री तीर्थ या गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार। इसमें भी 4 ब्रांच हैं, इसमें 4 संकाय हैं, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया जाता है। अगर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कहेंगे तो वो हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, ज़रूर लिखिए, बहुत फ़ायदा होगा। और इसके प्रथम वीसी यानी वाइस चांसलर ये हैं डॉक्टर एसपी मिश्रा। उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पारित 22 मार्च को, तो 22 का आधा करिए 11, मार्च के अगले महीने में जाइए अप्रैल, तो ऐसे भी डेट याद कर सकते हैं आप लोग करना चाहें तो। अगर अगला देखते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय। 25 मार्च 2006 को राज्य सरकार ने इसे डीम्ड विश्वविद्यालय, तो डीम्ड ये इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ होता है मानित या मान्यता प्राप्त। डीम्ड शब्द का अर्थ होता है, अगर इसको यहाँ पर फिर से पढ़ें, राज्य सरकार ने इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, यानी इनको विश्वविद्यालय जैसे ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ को अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ राइट्स इनको भी प्राप्त होंगे, ये ध्यान देना है आपने। अगर पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में देखें तो इसके आजीवन कुलाधिपति हैं हमारे स्वामी रामदेव जी। इसके महासचिव हैं आचार्य बालकृष्ण जी। इसका पहला परिसर, पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला परिसर अप्रैल 2006 में खुला और इसका जो दूसरा कैंपस खुला वो अप्रैल 2009 में खुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, आजीवन कुलाधिपति हैं हमारे रामदेव जी, महासचिव हैं आचार्य बालकृष्ण जी। इसका पहला कैंपस स्टार्ट हुआ अप्रैल 2006 में और दूसरा परिसर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2009 में, और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 25 मार्च 2006। डीम्ड माने मानित या मान्यता प्राप्त, ध्यान देंगे सभी लोग। अब देखते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना रानीपुर झाल हरिद्वार में हुई 21 अप्रैल 2005 को। इसके पहले कुलपति हैं बाल स्वरूप ब्रह्मचारी जी। देखिए ऊपर पतंजलि वाले में बालकृष्ण जी हैं, यहाँ पर बाल स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला है उत्तराखंड आयुर्वेद या आयुष विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना देहरादून में 2009 में हुई है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब कुछ अन्य हमारे मान्यता प्राप्त कुछ बड़े विश्वविद्यालय भी हैं, उसमें देखते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2005। अगला है हमारा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी या उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, जो देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष 2005 में है। अब आया इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, 2018 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय रखा गया। वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय रखा गया। सभी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देंगे सभी लोग। दून विश्वविद्यालय, ये भी देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष भी 2005 है। तो देखिए 2005 में बहुत सारे संस्थान बने हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2005 और दून विश्वविद्यालय 2005। ऐसे कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं इनको। अगला महत्वपूर्ण जो संगठन है हमारा जो विश्वविद्यालय है, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, ये हमारे देहरादून में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण है उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, आवासीय मतलब हॉस्टल टाइप, ये अल्मोड़ा में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2016। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विद्यालय। देखिए वो गढ़वाल विश्वविद्यालय था, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड
मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय ये हमारा देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2014 में। देहरादून में स्थित है, स्थापना वर्ष है 2014। अगला देखें हम, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसको शॉर्ट में HIHT भी कहा जाता है। ध्यान देंगे 2007 में इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। तो इसके अंदर एक नर्सिंग कॉलेज भी है, एक मेडिकल कॉलेज भी है, तो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट आने वाला है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसको शॉर्ट में HIHT कहते हैं। 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और इसी ट्रस्ट का जो मेडिकल कॉलेज है ये हमारे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज भी है और उत्तराखंड का ही प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ पहले सभी को, तो ध्यानपूर्वक लिखना है आपने। उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज या उत्तराखंड का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय है। इसके अलावा कुछ अन्य राष्ट्रीय संस्थान भी देखते हैं। अन्य राष्ट्रीय संस्थान, इसमें सबसे पहले हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIT कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, ये हमारे श्रीनगर में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2010 में। श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल। अगला है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ये हमारे काशीपुर में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2011। अगला है हमारा एम्स, ऑल इंडिया, एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो एम्स की एक ब्रांच हमारे उत्तराखंड में भी स्थित है जो ऋषिकेश में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 2012। इसके बाद अन्य हमारा हायर एजुकेशन संस्थान है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी, ये हमारे देहरादून में स्थित है, 1987 स्थापना वर्ष। अगला महत्वपूर्ण है इंडियन मिलिट्री अकादमी, ये भी हमारे देहरादून में स्थित है, 1932 वाला, 1932 में स्थापित। वन अकादमी देहरादून में है तो इसी वजह से देहरादून को वन नगरी भी कहते हैं। मिलिट्री अकादमी यहाँ है तो इसी वजह से सैनिक नगरी भी कहते हैं देहरादून को। इसके अलावा लीची नगर भी कहते हैं देहरादून को, द्रोण घाटी भी कहते हैं और पृथ्वीपुर भी कहते हैं देहरादून को। मैं पहले बता चुका हूँ इन सारे चीज़ों के बारे में। तो इसी के साथ ये हमारे चैप्टर का भाग 1 समाप्त है। इसका भाग 2 हम कल देखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, सुनना भी है और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये ज़रूर लिखने हैं आपके। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट और पता चलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग बताइए हमें, कोई गलती होती है तो वो ज़रूर बताएं। जैसे कल एक योजना में हम गलती कर दिए थे, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना थी, वो 2010 की थी। 19 नवंबर, मैं एक बार करेक्ट करवा देता हूँ, वो 19 नवंबर 2010 की थी, वो गलती से मैंने 2019 कर दिया था। तो जिसने भी गलत दिखाया, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में लिख चुका हूँ उसके बारे में। तो इंदिरा गांधी सुरक्षित मातृत्व योजना 19 नवंबर 2019 नहीं है, 2010 की है। ध्यान देंगे सभी लोग, उसको करेक्ट ज़रूर कर लें। कल इसका भाग 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 18 का भाग 2 देखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 19-20 स्टार्ट होगा और रात 8 बजे आज हम आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और कल हम देखेंगे उत्तराखंड, रात 8 बजे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। उत्तराखंड परीक्षावाणी के प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊं तो 11वां हम लगा चुके हैं, 12वां भी हो चुका है, 13वां कल हमने देख लिया है और आज तो हमारा आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट लगेगा रात 8 बजे। सभी लोग तैयार रहें। और उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, इसका प्रैक्टिस सेट होगा कल रात। और आज आधुनिक भारत का अगर मैं आपको बता दूं तो गांधी युग, गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनको पढ़ लें आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सवाल होंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में सवाल होंगे, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां बनी थी वो आएंगे सारे सवाल। तो आप कंप्लीटली तैयार रहें। चंपारण आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। तो आधुनिक भारत के टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहें। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाम 8 बजे, रात 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।